This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेल्स टैक्स के थियोरेटिकल एरियाज। तो थ्योरी के अंदर उसको कैसे हैंडल किया जाए एग्जाम के अंदर, ये हमारा बेसिक इसका टॉपिक है। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन तकरीबन उसमें चूज किए हैं ताकि स्टूडेंट्स को उसमें आसानी हो सके। क्वेश्चन को पहली बात है अंडरस्टैंड करना, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन को लिखना शुरू कर देंगे बगैर ये समझे कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है और उसके मार्क्स कितने हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आपने क्वेश्चन लिखना है उसका रेफरेंस जरूर लिखना है कि मैं किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट 1 है या 2 है, ये एग्जामिनर के साथ आपने कम्युनिकेट करना। ये पहली चीज। कोशिश करें कि आपकी हैंडराइटिंग ठीक हो ताकि उससे इंप्रेशन भी अच्छा एग्जामिनर के ऊपर पड़े। और अगर आपको रेफरेंस याद हो, सेक्शन याद हो तो लिखना ठीक है। अगर सेक्शन याद नहीं तो फिर आपको उसको मत लिखो, बस यही आप उसमें लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, बस ये लिख के आप उसको छोड़ सकते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें डेफिनेशन पूछी जा रही है, एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है, उसको आपने उसी तरीके से ही एक्सप्लेन करना है, वहां तो कुछ नहीं कहा। कहीं पर जजमेंट चाहिए, उन जजमेंट्स के लिए स्टूडेंट जो है वो अक्सर वो प्रॉब्लम्स भी आते हैं। आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो ओपन किए हुए हैं, आपने इन क्वेश्चंस को देखना है और देखना है कि मैं कैसे सोचता हूँ, क्या आप भी वैसे ही सोच रहे हैं। और जो बेहतरीन चीज किसी स्टूडेंट के लिए ये होती है कि जब भी किसी एरिया को स्टडी करे तो उसके पास पेपर को लाजमी देखें और ये लाजमी देखें कि जो भी मैं एरिया पढ़ रहा हूँ इसमें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ लोगों जो अल्लाह से डरते हो, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को सीधा कर देंगे और तुम्हारे गुनाहों को माफ करवा देंगे। जी मार्च 2002 में ये क्वेश्चन है। देखिए ये पुराने नए क्वेश्चन का मसला नहीं है, आपको बार बार ये चीजें रिपीट होती हुई मिलेंगी। आप कहेंगे सर ये तो कोई 10 साल पुराना क्वेश्चन है, 10 साल पुराना क्वेश्चन भी देखेंगे तो आज भी आपको मिलेगा। तो असल में हमने स्टाइल सीखना है क्वेश्चन को करने। पहला क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है, एक्सप्लेन द टर्म टाइम ऑफ सप्लाई। कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है उस टर्म को कहते हैं, ये एक्सप्लेन करें। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर सिर्फ आपको टाइम ऑफ सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो प्रोड्यूस कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं डेफिनेशन को बहुत ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो बेसिक एरिया है, आराम हर स्टूडेंट जो है उसको आराम से कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि आपने एडवांस दे दिया, एडवांस द गुड्स डिलीवर्ड और गुड्स आर मेड अवेलेबल विच एवर इज अर्लियर, वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई वो महीना गिरा था। तो ये आपने सिर्फ इसको 3 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन को करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, बस इस हद तक। इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी ये दी जा सकती है कि अगर आपने एडवांस पहले दे दिया तो वो भी आपकी सप्लाई ही गिरी जाएगी, बेशक डिलीवरी बाद में हो रही है। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मिस्टर कब। इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है। पहली बात यह है कि ये मार्क्स इसके अच्छे खासे हैं। प्लीज ड्राफ्ट अ सूटेबल रिप्लाई। तो मेरे ख्याल के मुताबिक स्टूडेंट को अगर तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करनी है तो एक प्रॉपर लेटर लिखना चाहिए, ठीक है। और अगर इंटरनल कम्युनिकेशन करनी है तो मेमो लिखना चाहिए। नहीं, एग्जामिनर का जो सजेस्टेड सोल्यूशन होता है उसमें मैंने कभी लेटर और मेमो नहीं देखा, तो इसका मतलब आप वैसे भी आंसर कर सकते हैं। वो कहते हैं जी मिस्टर कमर हैज रिसेंटली रजिस्टर्ड हिमसेल्फ, नया नया रजिस्टर्ड हुआ है,
सेल्स टैक्स में he has written a letter inquiring the following, देखिए एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो रही है, inquiring the following in the light of sales tax। इसका मैं आपको एक स्टाइल बता दूं, उसके मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि लेटर कैसे लिखना है आपने। ये देखिएगा, सबसे पहले आप अपने पेज के ऊपर यहाँ पर डेट मेंशन करें, ठीक है, और आप कुछ लोग यहाँ पर रेफरेंस लिख देते हैं लेटर का सबसे पहले, और रेफरेंस करके आप इसको एग्जाम में छोड़ दें, ठीक है, और इसके इधर आप डेट लिख के इसको भी एग्जाम में आप छोड़ दें। फिर आपने जैसे मिस्टर कमर है तो आपने उसका नाम लिखा, अगर एग्जाम में कुछ नहीं पता तो ना लिखें, और आपने डैश डैश कर दिया। अब आप लिखे डियर सर, यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिखा जा सकता है कि आप यहाँ पर लिखे सब्जेक्ट में सेल्स टैक्स क्वेरीज, ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। जाहिर बात है कि आपके पास एग्जाम में ये ऑप्शन मौजूद नहीं हो स्पेल चेक की, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखे डियर सर, क्योंकि पता है कि ये मेल है तो आप यहाँ लिख सकते हैं रेफरेंस टू योर लेटर नंबर डैश डैश, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डेटेड, और यहाँ पर भी बस आपने यहाँ से आपका प्रॉपर आंसर स्टार्ट होगा, और पेज के जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तो आपने यहाँ पर लिखना है बेस्ट रिगार्ड्स, ठीक है, बस ABC इतना। तो इस तरह से आप कम्युनिकेट एग्जामिनर के साथ कर सकते हैं कि मुझे लेटर लिखना आता है, क्योंकि इससे पहले आपको ये लेटरबाजी सिखाई जाती है। तो ये चीज़ है कि आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ जैसे मैंने बताया कि आप सिर्फ रिप्लाई भी कर देंगे तो आंसर आपका ठीक गिना जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि सजेस्टेड सॉल्यूशन में ये चीज़ मौजूद है। देखिएगा जी क्वेश्चन क्या है, अगर आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि उनका सवाल क्या है, कहता है जी वेदर टैक्सेबल सप्लाईज कैन बी सोल्ड एट डिस्काउंटेड प्राइसेस। मैं आपको प्रॉपर आंसर आपकी किताब में मौजूद है उसका, मैं सिर्फ उसका रिप्लाई करूंगा। किसका रिप्लाई, कहता है जी क्या डिस्काउंटेड प्राइस पे चीजें बेची जा सकती है, इसका आंसर है यस। आप लिखेंगे द गुड्स मे बी सोल्ड एट डिस्काउंटेड प्राइसेस सब्जेक्ट टू द कंडीशन। उसकी दो कंडीशन आपने एग्जाम में लिखनी होगी। नंबर 1 उसकी क्या कंडीशन है कि वो एक तो इनवॉइस के ऊपर लिखी हुई हो और मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक हो। तो आपने इसका ये रिप्लाई करना है कि बेची जा सकती है लेकिन वो ये होनी चाहिए। अगला सवाल है जी वेदर सेल्स टैक्स इज पेएबल ऑन डिस्काउंटेड प्राइस और नॉर्मल प्राइस। तो अगर यानी उसी के साथ इसका है कि क्या सेल्स टैक्स जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे चार्ज होगा या नॉर्मल के ऊपर प्राइस होगा। फिर उसका यही आपने जवाब करना है कि इफ डिस्काउंटेड प्राइसेस are normal and written on the sales tax invoice, then the sales tax shall be charged on the sales tax discounted price. लेकिन in other case, ठीक है, if invoice is not shown any discount and or the sales tax is not normal, then the sales tax shall be charged at the normal price, उसके ऊपर चार्ज किया जाए। थर्ड उसका क्वेश्चन है कि वेदर डिस्काउंट्स कैन बी गिवन एट वेरिंग रेट्स। क्या मुख्तलिफ रेट जो है वेरिंग, क्या एक कस्टमर को हमने 5% दिया, दूसरे को 4% दिया, किसी को 10% दे दिया, क्या डिफरेंट रेट्स के ऊपर डिस्काउंट के ऊपर चीजें बेची जा सकती? बिल्कुल बेची जा सकती है। फिर वही बात, क्या ये मार्केट के नॉर्म्स है या नहीं है? इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द मार्केट होनी चाहिए। तो फिर आप ये चीजें बेच सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन बेसिक कंडीशन आपने उसकी पूरी करनी है। तो इस तरह से आपने इन तीनों क्वेश्चन की अलग अलग हेडिंग्स देके एग्जाम के अंदर आपने इसको लिखना है। यानी पहले की हेडिंग क्या होगी, डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, दूसरे की हेडिंग होगी सेल्स टैक्स चार्जेबिलिटी, तीसरे की हेडिंग हो सकती है डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स या वेरिंग डिस्काउंट रेट्स, ये हो सकती है। मेरा ख्याल है कि जब आप हेडिंग्स के साथ काम करते हैं एग्जामिनर के साथ तो एग्जामिनर आपको अप्रिशिएट करता है। नेक्स्ट देखिएगा जी 7 नंबर का क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन द इंसिडेंस ऑफ सेल्स टैक्स इफ एनी फॉर एक्सपोर्टर। सेल्स टैक्स के क्या इंसिडेंस है, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एक्सपोर्टर के लिए जो एक्सपोर्ट करता है गुड्स को। देखिए, एक्सपोर्ट हमारी बहुत बड़ी आइटम जो है वो सेल्स टैक्स की 5th शेड्यूल की है, जिसमें जीरो रेटेड गुड्स होती है, जिसमें टैक्स रिफंड मिलता है। तो हमें इसके वही इंसिडेंसेस जो है वो लिखने चाहिए। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है। नंबर 1 हमें सबसे पहले इसमें ये बात लिखनी चाहिए कि जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, when we export the goods from Pakistan, then the entire tax which we have paid against these goods shall be refunded from the FBR। FBR हमें उसका पैसा वापस कर देगी। पहली चीज तो ये है। कब वापस करेगी? विद इन 45 डेज हमें पैसे वापस कर दिए जाएंगे। दूसरा इंसिडेंस क्या है जो और इसके ऊपर क्या हो सकता है? दूसरी कि अगर आप उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देंगे जिनको गवर्नमेंट ने मना किया होगा, तो फिर वो पैसे आपको वापस नहीं किए जाएंगे। तीसरा इसका इंसिडेंस ये है कि आपकी जो रिफंड है उसमें से FBR, अगर आपने कोई पेनल्टी या कोई चीज पे करनी है तो वो क्या की जाएगी, उसमें से एडजस्ट कर दी जाएगी। तो ये उसका नेक्स्ट इंसिडेंस है। तो इस तरह से आपने इनको 3 पैरा के अंदर लिखना है। ठीक है, यदि नंबर 1 आप इसमें बताएंगे कि उसको पैसे वापस किए जाएंगे, नंबर 2 बताएंगे कि आप जो है अगर वो ये करेगा तो फिर उसको पैसे वापस नहीं होंगे, नंबर 3 उसमें से एडजस्टमेंट्स हो सकती है। तो ये 3 चीजें लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ इंसिडेंट से ये मुराद है कि उसके पैरामीटर्स बताएं कि कैसे हम उसको लेकर चलेंगे। This conference will now be recorded. अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया जा रहा है वो क्या है? वो है एलेबोरेट द टर्म इनपुट टैक्स एज डिफाइंड इन सेल्स टैक्स। ये मेरा ख्याल है कि एक आसान क्वेश्चन है, या सिर्फ इसमें ग्रामिंग की जरूरत थी कि इनपुट टैक्स क्या है, आपने उसको डिफाइन करना यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 मार्क्स का। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 3rd शेड्यूल टू द सेल्स टैक्स एक्ट। तो जो हमारा 3rd शेड्यूल है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और उसमें हमने 3rd शेड्यूल की यानी रिटेल गुड, 3rd शेड्यूल से क्या मुराद है, रिटेल गुड्स की वो बात कर रहा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, 3rd शेड्यूल की जो सिग्निफिकेंस हमें उसको बतानी है वो ये है कि ये जो रिटेल गुड्स होती हैं उनकी जो सप्लाई वैल्यू होती है, वो उनकी रिटेल प्राइस होती है जो उसके ऊपर प्रिंटेड होती है, उसको हम लेते हैं। यानी अगर मैन्युफैक्चरर ने इसको आगे सेल कर दिया 10% डिस्काउंट के ऊपर, लेकिन वो सेल प्राइस कौन सी चार्ज करेगा, जो उसने प्रिंट की हुई है, और पूरी सप्लाई चेन जो है उसको लेकर आगे चलेगी। तो इसकी सिग्निफिकेंस में दूसरी बात जो लिखी जा सकती है वो ये कि इससे पूरी सप्लाई चेन का जो टैक्स है वो सारे का सारा कौन पे कर देगा, मैन्युफैक्चरर पे कर देगा। ठीक है, इस तरह से इसको बात। अब इम्पोर्टर जो है ना, जो इम्पोर्टर अगर वो कर रहा है 3rd शेड्यूल की आइटम, तो वो भी इसी तरह उसके ऊपर भी ये रूल अप्लाई होंगे। डिफाइन रिटेल प्राइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3rd शेड्यूल। रिटेल प्राइस यानी उसकी जो हमारी प्राइस उसके ऊपर जो प्रिंट होती है विच इज फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, उसको रिटेल प्राइस कहते हैं। Whether trade discount allowed on products covered under 3rd schedule will affect sales tax levied on such products, give reason in support of your answer। होता है कि जी क्या इसके ऊपर जो है वो 3rd शेड्यूल के ऊपर कोई डिस्काउंट दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि इसकी जो लिस्ट प्राइस होगी, सारे लोग जो इसको डिस्काउंट प्राइस पे बेचेंगे, जो इसकी असल में जो प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस है, बेसिकली उसके ऊपर जो है वो चलना चाहिए उसके ऊपर। इसमें डिस्काउंट को ही इग्नोर किया जाता है इसके अंदर, ये इसके अंदर एक इशू मौजूद है। This conference will now be recorded. तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो ये था कि जो लास्ट हम क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या सेल्स टैक्स का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा। तो जाहिर बात है कि ट्रेड डिस्काउंट का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो वो लिस्टेड प्राइस के ऊपर ही चार्ज होगी। फिर उसके बाद कहता है जी क्वेश्चन नंबर 6,
ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बता है द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड रिक्वेस्ट फॉर एन एडवाइस ऑन टैक्स इनवाइस, यानी वो कह रहा है कि मुझे टैक्स इनवाइस पे एडवाइस दे। प्लीज ड्राफ्ट अ सूटेबल रिप्लाई इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट। आप उसके लिए एक रिप्लाई जो है वो तैयार करें। उसको हमने एडवाइस, अब एडवाइस सेल्स टैक्स की क्या एडवाइस करनी है, सेल्स टैक्स की इनवाइस में क्या पर्टिकुलर जो है वो हम सारे के सारे वो शो करेंगे। मैं एक इनवाइस दिखाता हूँ अभी आपको सेल्स टैक्स की, आप ये देखें, इससे ये थोड़ी सी साइड से कटी हुई है। इसमें जो सप्लायर है उसका नाम होगा, बायर का नाम होगा, उनके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स होगी, प्राइस उसमें गिवन होगी, प्राइस विदाउट सेल्स टैक्स गिवन है, सेल्स टैक्स रेट गिवन है, सेल्स टैक्स की अमाउंट गिवन है, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स गिवन है, डिस्काउंट अगर आपने को दिया है तो वो उसके ऊपर वो गिवन है। तो इस तरह से सारी चीजें ये इसके ऊपर मेंशन होगी। आप इसका रिप्लाई अपने आंसर में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था जी आपका 4। के साथ में आपको आंसर भी दिखा दूं इसमें से भी। असल तो मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ आपको, ये देखें सारी चीजें इन रिलेशन टू द रजिस्टर्ड पर्सन। तो उसमें सॉरी, ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था जी हमारे पास 6। ये देखिएगा, a sales tax invoice issued by a registered person which includes the following particulars must be gapless serially numbered होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसके अंदर जो उसके ऊपर नंबर लगे होते हैं ना, जो पंच हुए होते हैं, कभी आपने देखा होगा, उसको सीरियली नंबर्ड कहते हैं। नेम हो उसके ऊपर, डेट ऑफ इशू हो, क्वांटिटी ऑफ गुड्स हो, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। ये एक आसान क्वेश्चन था। एक्सप्लेन द टर्म मैन्युफैक्चर एज इन द सेल्स टैक्स। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आया। मैन्युफैक्चर को आप मैन्युफैक्चर को एक्सप्लेन करें। मैन्युफैक्चर को नहीं, मैन्युफैक्चर से क्या मुराद है, चीजों की शक्ल को चेंज कर देना, डेल्यूशन उसमें आ जाता है, मिक्सिंग उसके अंदर आई थी, ये सारी चीजें आपने वो लिस्ट उसकी बना के देनी है। आगे जी डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश करना आपने बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो रेटिंग एंड एग्जेम्प्ट गुड्स। 5 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका और ये बारहा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन कि जीरो रेटिंग और एग्जेम्पशन में क्या फर्क है। जो जीरो रेटेड गुड्स होती है उसके अंदर आपका सारे का सारा टैक्स रिफंड हो जाता है, और जो एग्जेम्प्ट गुड्स होती है इसमें आपका टैक्स रिफंड नहीं होता, वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो जीरो रेटेड गुड्स है इसका रिफंड आपको 45 डेज के अंदर मिलेगा। ठीक है, जबकि एग्जेम्पशन का कोई रिफंड आपको टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगा। और इसके लिए जो अगर आप सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड्स में डील कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं, लेकिन जीरो रेटिंग के लिए आपको रजिस्टर्ड होना लाजमी है। जीरो रेटिंग के लिए आपको इनवाइस भी इशू करेंगे लेकिन वो 0% की होगी, लेकिन एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए आप जो है वो इनवाइस इशू, अगर आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको इनवाइस इशू करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये उसके जो पॉइंट्स है बाकी आपने उसमें लिखने हैं। What are the minimum information required to be given on the sales tax invoice? देखें ये अगेन रिपीट हुआ वही क्वेश्चन कि सेल्स टैक्स इनवॉइस के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो अगेन आप वही इंफॉर्मेशन यही पर लिखेंगे। यानी उसमें और इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं है कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है सेल्स टैक्स इनवॉइस के ऊपर और इसमें सेल्स टैक्स इनवॉइस की बात की जा रही है, तो आपने उसको यहाँ चाहे तो लेटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्लेस ऑन द सेल्स टैक्स इनवॉइस, आप इसमें लिख सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ मिनिमम इंफॉर्मेशन बता दें कि ये लिखी जा सकती है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस देखें दोबारा रिपीट हुई। सप्लाई किसको कहते हैं, ठीक है, टैक्सेबल एक्टिविटी, ये डेफिनेशन से आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। तो ये तो डेफिनेशन थी। मेरा मकसद आज का जो है वो ये है कि आपको मैं गाइड करूँ कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। लिस्ट डाउन, जब ये वर्ड आए ना लिस्ट डाउन, तो इससे मुराद होती है कि 1 2 3 आपने इस तरह से द रिकॉर्ड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, वो कौन कौन से रिकॉर्ड है, और ये काफी दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द सेल्स टैक्स एंड फॉर व्हाट पीरियड द रिकॉर्ड टू बी, ये 2 सवाल पूछे गए, ये बात याद रखें। आपने दोनों बातें अलग अलग एग्जामिनर को बतानी है।
पहली आप एग्जामिनर को हेडिंग देंगे, द रिक्वायर्ड शुड बी केप्ट बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। देखो आप जब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन का नंबर देंगे और फिर लिखेंगे रिकॉर्ड शुड बी केप्ट। ये आपने अपने क्वेश्चन के अंदर हेडिंग देनी है, ठीक है। रिकॉर्ड, तो यहां पर आपने जो लिखना है वो 1, ठीक है, 1, और उसमें आपने वो जो भी आपने उसमें लिखा कि आपने ये चीजें मेंटेन करनी है, ठीक है। उसकी जो लेजर्स हैं, उसके आपके प्रोडक्शन का रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें आप उसमें लिखेंगे जाके। एंड व्हाट पीरियड, फिर आप उसके बाद जब ये चीजें सारी कर लेंगे तो फिर आपने अलग जो चीज आगे फिर देनी है, पीरियड फॉर विच रिकॉर्ड शुड बी केप्ट। फिर इसके बाद आप इसको लिखेंगे कि आपको जो रिकॉर्ड है सेल्स टैक्स का वो 6 साल के लिए रखना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रॉपर उसके साथ एग्जामिनर के साथ आपने कम्युनिकेट करना है। डिफाइन द रिटेल प्राइस इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि रिटेल प्राइस कौन सी होती है, जो मैन्युफैक्चरर फिक्स करता है। आपकी किताब में इसका जवाब भी मौजूद है। फिर है जी मार्च 2004 में क्वेश्चन टेस्ट हुआ, उसके अंदर जो हमसे बात पूछी जा रही है वो क्या है। वो कहते जी यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द रेमेडी। ये असल चीज है, वो रेमेडी क्या है, वो क्या रिलीफ मिलेगा, ठीक है। यानी जैसे कोई तकलीफ है तो उसकी रेमेडी क्या है, उस पर पट्टी बांधी जाए, तो यहाँ पर रेमेडी पूछी जा रही है। इफ एनी अवेलेबल इन द सेल्स टैक्स एक्ट टू अकाउंट फॉर दिस एरर, कोई गलती हो गई है उसको अकाउंट फॉर करने के लिए हमें कुछ पूछा जा रहा है जी, उसकी कोई रेमेडी बताए। देखिए रिक्वायरमेंट पढ़ने से क्वेश्चन की समझ आती है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर आप रिक्वायरमेंट को सही तरीके से देखेंगे तो फिर उसकी समझ आ रही होगी कि रिक्वायरमेंट में क्या चीज की जा रही है। अब जरा रिक्वायर उसके देखते हैं क्वेश्चन को, तो क्या एरर हुआ जिसकी ये बात की जा रही है। कहते जी अज्यूम दैट इन द मंथ ऑफ नवंबर इट वाज फाउंड, नवंबर का महीना है और उसमें ये पता चला कि गलती हो गई है कोई, ठीक है। आउटपुट ऑफ 13075 shown in the monthly return for the tax period October, यानी पिछले महीने की कोई इनवॉइस थी, ठीक है, इस महीने यानी करंट मंथ में जाके हमें पता चला वाज इन फैक्ट दिस। ये देखिएगा 50,000 रुपए की गलती हो गई, इसके अंदर 5 डालना भूल गए बल्कि 0 डाला। शॉर्ट डिक्लेयर्ड बाय 50,000, 50,000 रुपया हमने कम डाल दी। कहते जी क्या रेमेडी है। देखिए लॉ ने हमें एक रेमेडी दी है कि अगर आपने आउटपुट भूल गए हैं तो आप क्या करें, उसको रिवाइज कर लें, रिटर्न पिछली रिवाइज कर लें और उसमें जो शॉर्ट पेड टैक्स है वो जमा करवा दें, तो आपको इसकी कोई पेनल्टी जमा नहीं करवानी। अगर तो 60 डेज के अंदर है तो फिर आपको कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर आपको कमिश्नर की अप्रूवल भी चाहिए होगी, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप अगर ये ऑडिट में चीज आ गई और आप उसमें पकड़े गए तो फिर आपको 25% उसकी पेनल्टी जो है वो जमा करवानी है, और अगर वो चले गए तो फिर आपको 100% पेनल्टी जो है वो जमा करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो एड्रेस करना है क्वेश्चन को कि द रेमेडी अवेलेबल, ठीक है, वो आप बताएंगे रेमेडी अवेलेबल अगेंस्ट द एरर। ये हेडिंग दे और उस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर दें कि जनाब अपनी रिटर्न को रिवाइज करें। और ये बड़ा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ इसके अंदर रिवील का। ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। डेबिट और क्रेडिट के यूजेस बताएं आप, क्या क्या इसका यूज होता है। इसके डेबिट क्रेडिट के यूज जो है वो ये है, एक तो सप्लाई की जो भी एडजस्टमेंट है जो आप कर चुके हैं उसको एडजस्ट करने के लिए आप डेबिट और क्रेडिट नोट जो है वो इशू करते हैं।
उसके बाद कैंसिलेशन की जो है वो भी आप इसके अंदर इशू करते हैं, डेबिट और क्रेडिट नोट के साथ ही आप एडजस्ट करते हैं। सप्लाई की नेचर चेंज हो जाए फिर भी आप डेबिट क्रेडिट नोट के साथ ही उसको करते हैं। वैल्यू चेंज हो जाए उसको भी इसी के साथ एडजस्ट करते हैं। तो ये आपने इसके यूजेज जो है वो लिखने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4-5 उसके यूजेज लिख देंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। डिफाइन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द सेल्स टैक्स एक्ट। उसने डेफिनेशन देखे, दोबारा इनपुट टैक्स की उसने डेफिनेशन आपसे पूछ ली, ये आ गई हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे डेफिनेशन मैन्युफैक्चर की तीसरी दफा डेफिनेशन उसने पूछ ली। तो ये चीजें हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है जिसको हमें देखना चाहिए। डिस्कस द ट्रीटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सेस टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। एक्सेस टैक्स क्या है कि आपने गलती से ज्यादा टैक्स किसी से कलेक्ट कर लिया। ये परसेंटेज की शक्ल में भी हो सकता है और इनवाइस की शक्ल में भी हो सकता है कि आपने इनवाइस ही गलत बना दी और टैक्स आप पैसे आपने उससे ज्यादा चार्ज कर लिए जो बनते नहीं थे। इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेज हैं। नंबर 1, अगर तो उसका बर्डन एंड कंज्यूमर तक नहीं गया तो आप उस शख्स को वापस कर दें, उसको लोकेट करें और उसको पैसे आप वापस कर दें कि जनाब आपके ये पैसे हैं, जो भी आपने डेबिट क्रेडिट नोट इशू करना है वो इशू कर दें। लेकिन अगर इसका बर्डन जो है वो एफबीआर तक एंड कंज्यूमर तक शिफ्ट हो गया है, फाइनल कंज्यूमर तक वो चीजें बिक चुकी हुई है, फिर आपने ये एक्सेस टैक्स जो है ये आपका फिर भी नहीं है, तो फिर आपने किसको वापस करने हैं? एफबीआर को वापस करने हैं। और आपका ये बर्डन ऑफ प्रूफ है, आपने ये साबित करना है कि इसका बर्डन ऑफ प्रूफ आगे शिफ्ट हुआ या नहीं। ये आपकी लाइबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है इस बर्डन, इसको चेक करना। डिस्क्राइब द गुड्स ऑन विच सेल्स टैक्स इज चार्जेबल एट दी जीरो रेटेड गुड्स। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है जी। कौन सी गुड्स हैं जो जीरो रेट होती है, जिनके ऊपर जीरो टैक्स होता है? इसमें तीनों चीजें याद रखे आ जाती है। एक्सपोर्ट भी है, लोकल सप्लाईज भी है और इंपोर्ट भी है। तो इसको आपने बता देना है। एक्सपोर्ट लिखते हैं इसमें, लोकल सप्लाई लिखते हैं इसके अंदर, जैसे बाइसिकल है और आइटम जो है उसमें कुछ वो लिख दें। और तीसरी कैटेगरी इंपोर्ट भी लिख दें, इंपोर्ट बाय दी ग्वादर स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो लिखते हैं। तो तीनों कैटेगरी, उसमें कैटेगरी क्या है तो कैटेगरी उसमें आप तीनों लिख सकते हैं कि ये कैटेगरीज है। उसके बाद डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के क्या फीचर्स हैं, ठीक है, उसके फीचर्स आपने वो बयान करने। देखिए सेल टैक्स इनवॉइस के क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स ये है कि उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर्स लिखे होने चाहिए, ठीक है। ये उसके अंदर मिनिमम इंफॉर्मेशन उसके ऊपर होनी चाहिए। और जब किसी को सप्लाई करेंगे तो आपने उसको सेल्स टैक्स इनवॉइस देनी है। और जब आप किसी चीज परचेज करेंगे तो यही सेल्स टैक्स इनवॉइस आपकी इनपुट का बायस भी बनेगी, जिसकी वजह से आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। मजीद डिटेल्स के लिए ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप देख सकते हैं। इसका देखें कि इन्होंने प्रोफेशनल आंसर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 का, थोड़ा सा तो भी आपको पता चाहिए। ये मैं खालिद साहब की किताब जो है उसके आंसर देख रहा हूँ जो उन्होंने दिया है इसका, वही उन्होंने उसकी सेल्स टैक्स का रेफर किया हुआ है, सेल्स टैक्स इनवॉइस का, कि वही आप लिख सकते हैं यहाँ पे। Who is permitted to issue sales tax invoice? Only registered person can issue a sales tax invoice. जो रजिस्टर्ड पर्सन है सिर्फ वो इशू कर सकता है, इसके अलावा कोई और सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। ये बात आपने जेब में रखी। उसके बाद है जी हमारे पास के state the period for which a person is entitled required to maintain records for the purpose of sales tax। सेल्स टैक्स के लिए वो क्या क्या रिकॉर्ड जो है वो कितनी देर के लिए रखते हैं? 2 नंबर का सिर्फ आप लिख रहे हैं 6 ईयर्स के लिए जो है वो रिकॉर्ड उसने मेंटेन करना है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एसोसिएटेड पर्सन। देखिए मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन कितनी जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। और टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती है, ये बार बार डेफिनेशन आ रही है। देखिए ये मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन क्यों बार बार एग्जामिनर क्यों पूछ रहा है, ये मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता जाऊँ। अगर कोई साहब जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो हर शख्स को सेल्स टैक्स में ये बताना पड़ता है कि मैं ट्रेडर हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, एक्सपोर्टर हूँ, इंपोर्टर हूँ, उसको बताना पड़ता है।
मैन्युफैक्चरर वो होता है जिसने कुछ चीजें खरीदी और एक नई चीज बना के आगे बेच दी। ट्रेडर वो होता है जिसकी इनवाइस खरीदने की, फॉर एग्जांपल ये मेरी ग्लासेस है, तो उसकी क्या होगी, जो इनवाइस परचेज करेगा तो उस पर भी ग्लासेस ही लिखा होगा। ठीक है, ये देखें जो ग्लासेस देने लगे उस पर भी ग्लासेस लिखा होगा, जब वो बेचेगा तो उसके ऊपर भी ग्लासेस लिखा होगा। मैन्युफैक्चरर क्या है मैन्युफैक्चरर इसके ऊपर क्या होगा कि उसकी जो इनवाइस होगी इस ग्लासेस के लिए, वो उसके फ्रेम की अलग होगी, ये जो पेज लगे हैं, ये जो ग्लास है, इनकी डिफरेंट इनवाइसेस होगी, बिजली का बिल आएगा, उन सारी चीजों को मिला के अगली जो इनवाइस इशू करेगा वो ग्लासेस की होगी। लेकिन एक साहब है जो सेल्स टैक्स में मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड ही नहीं हुए और ट्रेडर है और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, तो उसके लिए उनका सारा इनपुट जाया हो सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी, मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी होती है जिसके अंदर अगर उसकी वो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल कर गया तो उसको रजिस्टर्ड नहीं होना। तो इसलिए अगर आप मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में है तो उसके लिए देखना पड़ता है कि वेदर यू आर फॉलन अंडर दी कॉटेज इंडस्ट्री डेफिनेशन और नॉट। अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री में है तो फिर आपके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है, फिर आपकी सप्लाई एग्जाम्प्ट गिनी जाएगी। इसलिए बार बार आप देखें मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट है जी, हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट वुड अचीव द रेट ऑफ टैक्स इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। यदि लोकल सप्लाई आप करेंगे तो क्या होगा, गुड्स को करेंगे तो क्या होगा। व्हाट इम्पैक्ट वुड अचीव, क्या भाई अगर उसको सेल करेंगे। आप इसमें जो पहला इसकी हेडिंग देंगे सप्लाई ऑफ गुड्स में, द रेट दैट विल बी प्रेवलेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई। लोकली अगर आपने सप्लाई की है तो टाइम ऑफ सप्लाई की वही डेफिनेशन जो हम पहले हमने डिस्कस की। नंबर वन, कैश मिल गया, गुड्स आर अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो गया उस दिन जो रेट होगा वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। दूसरी है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जब गुड्स को आप इंपोर्ट करेंगे तो उस वक्त क्या होगा। देखिए जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो ये मैं डॉक्यूमेंट्स आपको शो करवाता हूँ। एक होता है ये मैनिफेस्ट जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये शिप वाले, देखिए उसने लिखा हुआ है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। ये किसी कंपनी का मैंने नेट से डाउनलोड किया है, उसने बताया जी मैं फला जगह से आ रहा हूँ, दूर लैंड से आ रहा हूँ, सेलिंग फ्रॉम, वहां पर जा रहा हूँ, डेस्टिनेशन मेरी है सेलिंग फ्रॉम एंटवर्प जो है मैं वहां जा रहा हूँ, और ये मेरी डेट वगैरह, और ये सारी उसने आगे डिटेल बताई। ये मैनिफेस्ट है जो शिप वाला देता है। तो इसके अंदर जो अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो जब डिक्लेरेशन यानी बिल ऑफ एंट्री जब आप लेकर जाएंगे उस दिन का जो रेट होगा वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जाहिर बात है मैनिफेस्ट पहले पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपने डिक्लेरेशन पहले दे दी तो फिर जिस दिन मैनिफेस्ट आएगा उस दिन का जो रेट होगा वो आपके ऊपर है। यानी जब सेकंड, दो डॉक्यूमेंट है, डिक्लेरेशन है और मैनिफेस्ट है, जिस दिन दूसरा डॉक्यूमेंट आएगा उस दिन वाला रेट आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और जब आपका चालान बन गया उसके बाद अगर आपने पैसे जमा नहीं करवाए 7 दिन के अंदर अंदर वही रेट एप्लीकेबल होगा। बट इफ आफ्टर 7 days अ न्यू चालान विल बी इशूड, तो फिर उस दिन अगर रेट चेंज हो गया तो वो आपके ऊपर लगेगा। ये इसके अंदर आपने दोनों को अलग अलग इसका आंसर करना। व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स अगेंस्ट आउटपुट टैक्स बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। इनपुट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हुआ कि इनपुट क्लेम करने के लिए क्या क्या प्री कंडीशंस उसके लिए, यानी जब वो सॉफ्टवेयर में जा रहा है और वो चाहता है जी आउटपुट में से इनपुट माइनस करे, तो सबसे पहली कंडीशन है उसके पास इनवॉइस होनी चाहिए। ये सबसे, अगर इनवॉइस नहीं है तो वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। दूसरी चीज है कि ये गुड्स जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। तीसरी है कि ये फेक इनवॉइस नहीं होनी चाहिए। वो बंदा जिससे इनवॉइस मिली है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, सस्पेंडेड नहीं होना चाहिए उस पीरियड के दौरान जो है आप रजिस्टर्ड पर्सन है। तो वो सारी कंडीशन, अब 3 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैक्सिमम मेरा ख्याल है 5-6 आप कंडीशन लिख देंगे तो आपको 3 नंबर इसमें से मिल जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के नंबर ज्यादा है तो ये बहुत सारी कंडीशन बन जाती है क्लेम करने के लिए, वो आप उसके अगेंस्ट लिख सकते हैं। This conference will now be recorded. इन जो क्वेश्चंस हैं इन तमाम क्वेश्चंस का आपको बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को बाज़ औक़ात क्या अक्सर उनको पता होता है
कि इसका आंसर ये है, तो जिसकी वजह से वो उसको, लेकिन फिर भी उसको कर नहीं पाते, ये उसकी एक बेसिक प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो क्लास का मकसद है इसका वो यही है कि ताकि आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सके कि क्या चीज़ पूछी जा रही है और आपने उसका रिप्लाई क्या करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टेट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इज एम्पावर्ड टू ब्लैक लिस्ट अ रजिस्टर्ड पर्सन। क्या किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, लेकिन उसमें यहाँ से पूछा जा रहा है कि व्हाट सर्कमस्टांसेस किया जा सकता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस हालात क्या होंगे। देखिए इसके सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको सिर्फ ये बताना है कि जनाब एक रजिस्टर्ड पर्सन को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है अगर ये पता चल जाए कि वी फाउंड दैट ही इज इन्वॉल्व इन द टैक्स फ्रॉड्स। बहुत सारी वो कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर वो टैक्स फ्रॉड्स में है तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, फेक इनवॉइसेस दे रहा है वो। लेकिन उसको ब्लैक लिस्ट करने से पहले जो हालात हैं वो ये है कि ही मस्ट बी सस्पेंडेड बिफोर दैट, पहले उसको सस्पेंड किया जाएगा, उसको नोटिस भेजा जाएगा, अपॉर्चुनिटी उसको दी जाएगी कि जनाब आप आके हमें इसकी रीजन बताएं, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी प्रोवाइडेड टू हिम। और अगर वो उसको जो है वो नहीं साबित करता, चीज़ों को ठीक नहीं करता, जो उसे कहा जा रहा है प्रॉब्लम क्रिएट है, वाकई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आइंदा भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये आप कंडीशन लिख रहे तो इंशाल्लाह इसके आंसर आपको मिल जाए। Define value of supply under the sales tax act for the following situation: consideration for a taxable price partly in kind and partly in money। अगर आपने कुछ पैसे जो है वो इन काइंड दे दिए और कुछ पैसे जो है वो चेक, तो जो एसेट आपने कैश में दे दिया वो तो उसको लिया जाएगा, और फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट जो आपने दिए उसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसमें ऐड कर दी जाएगी। दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट, देखिए फिर तो ही दोबारा रिपीट हुआ ट्रेड डिस्काउंट का, कि अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट का जो तरीकेकार होगा वो ये होगा कि वो नॉर्मल होना चाहिए, इनवॉइस के ऊपर लिखा हो, तो फिर उसकी जो वैल्यू सप्लाई ली जाएगी। अगर वो नॉर्मल नहीं है और वो जो है या सेल्स टैक्स इनवॉइस के ऊपर नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपकी नॉर्मल जो वैल्यू होगी विदाउट डिस्काउंट उसी को कंसिडर किया जाएगा। तो इन दोनों का आपने अलग अलग एग्जाम के अंदर आंसर करना है। पहले बताएंगे वैल्यू इन काइंड एंड इन कैश मनी। दूसरा आप ट्रेड डिस्काउंट की बात अलग हेडिंग देके करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी यहाँ पर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट, हाँ ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की बात आप करेंगे, वो ये हुआ। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो पार्ट है इंशाल्लाह हम पार्ट 2 के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं, इसके बाद बाकी क्वेश्चन को हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।